जी जी, आप किस नुक्ते पे चाह रही हैं कि नुक्तों की हमने बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया पॉलिसी के किस तरह से इदारों का इस्तेमाल करके टीवी चैनल्स को मैसेज पहुंचाए जाते थे और क्या कुछ नहीं होता था, और फिर किस तरह से जब दूसरों पर गजब ढाए जा रहे थे तो तमस्खुर उड़ाया जाता था। और आज जाहिर है एटलीस्ट ये जरूर आज़ादी हासिल है इस मीडिया को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है तो आवाज़ उठाई जा रही है मीडिया के प्लेटफॉर्म से। मेरे ख्याल में ये जो अभी यहाँ तज्जिया हुआ है, मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ, क्योंकि देखे ना, मैं उस हद तक ही मेरी राय होगी ना जिस हद तक मैंने कोई चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं या मैं किसी अमल में खुद शरीक हूँ। जी श्योर सर। मैं भी उस वक्त पीटीआई के इक़्तिदार में आने से कुछ 3 या 4 माह बाद मैं ऐवान बाला का रुकन मुंतखब हो गया और उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट में भी थे, अपोजिशन में भी रहे और अभी भी हैं। मैं तो ये जानता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के मतीउल्लाह जान साहब को कहीं गायब किया गया तो इमरान खान ही वो थे जिन्होंने इंटरवीन किया। जब फॉरेन मीडिया इमरान खान साहब को पूछता था कि आपने एज प्राइम मिनिस्टर कि आपने बहुत ज़्यादा ये प्रेस और मीडिया और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं या आप उस पर मजालिम ढा रहे हैं, जो भी कोई अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, तो खान साहब ये कहा करते थे कि यार सुबह के अखबार तो खोल के देखो, आधी से ज़्यादा सुर्खियाँ जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, या जाओ चैनल्स को लगा के देखो मेरे ख़िलाफ़ भी बात होती है, या ऐसी कोई बात थी कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं होती थी। मैं भी अक्सर देखता था कि बहुत ज़्यादा तनकीद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो थी वो आती रहती थी, हमारी गवर्नमेंट पर भी और इमरान खान साहब की ज़ात पर भी बहुत ही मिसालें हैं उसकी। सो अब ये कोई इंडिविजुअल केसेस हैं कि किसी ने किसको फ़ोन किया और कहाँ से किया, मैं उस अमल का तो हिस्सा नहीं था। लेकिन एक बात जो हुई इस सारी गुफ्तगू में और वो शुरू के हिस्से में हुई, मैं उस पर वजाहत कर दूँ। मैं ये जो एनविसेज कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा हुआ है, ये सलमान अकरम राजा वाला, इसमें जो बाकी जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जो कामयाब होते हैं उनको पिटिशनर नहीं बनाया जाएगा। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ उनको रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा ताकि वो उस फैसले के पाबंद हो जब भी वो फैसला हो, और वो उस फैसले के अंदर मौजूद हों एज पार्टीज आके बताएं अपना मौक़िफ़। ये देखें कि मतलब मेरी राय सुने ना कि कितनी शर्म की बात है ये कि ये एक सबसे बड़ा चैनल पाकिस्तान का जो देखा जाता है उसके ऊपर बैठे हुए हैं हमारे बड़े एमिनेंट सारे तज्जिया निगार और एंकर्स, और बड़े मज़े से और कैजुअली बात हो रही है कि जी ये मंडी लगेगी, इनके ख़रीदार ये होंगे, इनके ख़रीदार वो होंगे। यार कितनी शर्म की बात है वैसे कि हम इतने गिर गए हुए हैं, हमारा सिस्टम इतना गिर गया हुआ है। इसको बड़ा कंडेम किया गया इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। वफादारियां बदलना जो है इसकी हिस्ट्री, मैं तो क्योंकि हिस्ट्री वगैरह भी स्टडी करता रहता हूँ और अक्सर मुझे पाकिस्तान मूवमेंट और इस सवालों से गुफ्तगू करनी पड़ती है। 1936 और 37 में पंजाब में एक इलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 4 सीटें मिली थी 175 सीटों में से, और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी मेजॉरिटी ले गई थी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। ये वो वक्त है जब कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की गुफ्तगू आपस में खतो किताबत शुरू होती है। तो आप इमेजिन करें कि 4 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीतती है और वो 2 जो हैं वो लुढ़क कर यूनियनिस्ट पार्टी में चले जाते हैं। उस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ जो ऐसी आईनी जो थी शिकें तो मौजूद नहीं थी, लेकिन ये बड़ी लंबी तवील हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स। कह रहे हैं कि हिस्ट्री में भी होता रहा है। सेनेटर साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी आल्सो हैव टू टेक अ ब्रेक, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको हमने हमेशा लॉजिकल रीजनेबल हमेशा आपके साथ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अभी हम ले रहे हैं एक यहाँ मंडियों की सच बात नहीं हुई, इस अमल की को डिस्करेज ही किया गया है कि ये बिल्कुल कि ये हमेशा सियासत को नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाएगा।